नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ग्रामर। और संस्कृत ग्रामर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट जो लेक्चर था इसका वो था हमारी वर्णमाला और वर्णोच्चारण, कि वर्णमाला क्या है और वर्ण के उच्चारण कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से वर्ण उच्चारण के स्थान है हमारे मुख में, जिन जिन के द्वारा कौन कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप सभी को कंठस्थ हो गई है। कंठस्थ का मतलब क्या होता है, आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि आप, मुझे नहीं लगता है आप दोबारा भूल पाएंगे ये, और भूलना भी नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप वर्णमाला नहीं समझेंगे, उसके सीक्वेंस को नहीं देखेंगे, क्रम को नहीं देखेंगे, कौन सा वर्ण कहाँ है, कहाँ से उच्चारित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, स्पर्श कौन कौन से होते हैं, तो ये सब क्या आगे जितना भी आपको पढ़ना है तो वो सब व्यर्थ है। क्योंकि बेस अगर हमने आधार नहीं पढ़ा है तो फिर आगे जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी वेस्ट होने वाली। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाई दी है, सुनाई दी है, या आपने पढ़ी है कि स्पर्श कितने होते हैं, अंतस्थ है ये, इसे उष्मे बोलते हैं। कई बच्चे कहेंगे ये क्या अ से अनार पढ़ाने शुरू कर दिए मैम ने, क ख ग घ पढ़ा रही है, एलकेजी नर्सरी क्लास का सिलेबस होता है। बिल्कुल एलकेजी नर्सरी क्लास का ही सिलेबस होता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला मैंने आपको पहले ही बताई है कि एक होती है, सेम होती है। तो जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो उसमें सामान्य हिंदी अवश्य आती है, अनिवार्य रूप से आती है सामान्य हिंदी। कई बच्चे जिनके बड़े भाई या बड़ी बहन है या उनके माता पिता है जो ऐसे पेपर दे चुके हैं, तो उनसे पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि सामान्य हिंदी अनिवार्य रूप से बहुत से एग्जाम में आती है। क्योंकि इसमें से और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स पूछे नहीं जाते, आपसे निबंध कैसे लिखना है ये नहीं पूछेंगे, आपसे ये जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की उसी में से पूछे जाते हैं। और जो छोटे छोटे स्पर्श कितने होते हैं, प कौन सा है, स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्मीय है या संयुक्त वर्ण है, कौन सा है, तो ये ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर होने के बाद आप 2 बच्चों को पढ़ा लीजिए, यही जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप 2 बच्चों को पढ़ा लीजिए। मैं यकीन से कहती हूँ आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे फिर इस चीज़ को। क्योंकि हमने अगर हमारा ज्ञान बांट लिया है ना, कि ज्ञान की विद्याधन सर्वधर्म प्रधानम, कि व्यय करते वर्धते एवं नित्य, व्यय करते कि जितना आप इसको खर्च करते जाओगे उतनी ही ये जो विद्या है वो बढ़ती जाएगी। तो आप 2 लोगों के पास खर्च करोगे ना तो आपकी विद्या 3 मतलब एक के साथ खर्च किया तो डबल हो गई, फिर दूसरे के साथ फिर खर्च करा तो डबल कितनी हुई थी, 2 हुई थी। अब आपके पास 4 गुना विद्या हो गई है, मतलब 4 जगह का, 4 लोगों का नॉलेज आपके पास है। तो यह आपको देखना है। और आपको हमेशा अपने टॉपिक को, जो भी आप क्लियर करते हो, जो आप पढ़ते हो, उस टॉपिक को 2 जनों को पढ़ा लीजिए अलग अलग, आपका कंठस्थ हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो शुरू करते हैं। हमारा संस्कृत व्याकरण में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है संधि। और ये संधि सभी के लिए एक तरह के लिए बंदी बन जाती है, बंदिश सी बन जाती है। बच्चे बंध जाते हैं इसमें कि मैम ये कैसे होगा, कई लोग समझ नहीं पाते हैं विच्छेद क्या होता है, कैसे पहचाने, संधि का नाम कैसे याद करें, रट तो सकते ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने एग्जाम्पल याद करोगे और कितने रटोगे। तो इसको रटना नहीं है बच्चों, इसको समझना है। और ये बिल्कुल कई बच्चे सामान्य हिंदी में जो हम पढ़ रहे हैं उनमें मैथ्स के और साइंस के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो साइंस और मैथ्स के लिए आप इसको मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए। तो ऐसे ही फॉर्मूले यहाँ पर लगाए जाते हैं, ऐसे ही नियम लगाए जाते हैं, सूत्र लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम इस संधि को पूरा करेंगे। तो आपको भी ऐसे ही मैथ्स की ट्रिक से ही आपको करना है। भाई कौन सा लगेगा आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला यहाँ फिट होगा, उसके बाद क्या बचता है, इज इक्वल टू क्या बचता है, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करना है, उसका रूप क्या चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों का लिटरेचर है और जो सही में ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं, क्योंकि संधि एक ऐसा विषय है जो आप संस्कृत में पढ़ाओगे या हिंदी में पढ़ाओगे सेम ही होती है, संस्कृत और हिंदी सेम ही होती है। बस क्या होता है उसमें कि विसर्ग लग जाता है या फिर हलंत लग जाता है शब्दों में, बाकी कोई फर्क नहीं है। वही उदाहरण आप ले सकते हो जो आप हिंदी में ले रहे हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये
हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे, क्योंकि सही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी के गले की हड्डी बन जाती है, फंस जाती है कि इसके अगर इसको समझ लिए तो मान लो पूरी ग्रामर समझ लिए, और इसको नहीं समझे हो तो फिर सोचो कुछ नहीं समझा, हमें कुछ नहीं आता है। किसी भी बच्चे को बोलेंगे भाई ग्रामर पढ़नी है, हाँ पढ़नी है, क्या पढ़ना है मैम, संधि नहीं आती है, उसके बाद और भी टॉपिक बोलते हैं ना, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, लेकिन एक संधि ऐसा मेन टॉपिक है, अगर बच्चों को नहीं आया इसका मतलब कुछ भी नहीं आया। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ भाग 1। अब भाग 1 में क्या क्या पढ़ना है पहले हम देख लेते हैं। तो संधि की सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं। ये जो लिखी हुई परिभाषा है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको अपनी तरफ से कुछ समझाना चाहूँगी कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब क्या होता है, एक तरह का मेल होना, है ना, मेल होना। तो मेल तो क्या हो गया, एक हाथ दूसरे हाथ से मिल गया है, या एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिल गई है, या एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिल गया है। लिक्विड से तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे हमने क्या करा, थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा दही लिया, ज़्यादा दूध लिया और थोड़ा सा दही लिया। अब हमने क्या करा, उस दूध और दही को मिक्स कर दिया। अब जब दूध और दही अपनी अलग अलग स्वतंत्र अवस्था में थे तब क्या था कि दूध को दूध ही कहते थे, और जो दही था उसको एक नाम दिया जाता है, जामन बोलते हैं कुछ ऐसा, या थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दूध की स्थिति जब दही डाल दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा दही डाल जाता है, तो वो पूरा लिक्विड क्या बन जाता है, एक तरह का जम जाता है, दही जम जाता है। तो वो क्या अपनी मिलने, दोनों मिलने के बाद में क्या हम उसको अलग अलग नाम बोलेंगे, दूध दही है भाई, दूध दही है, दूध दही है, नहीं, उसको क्या बोलेंगे, दही ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दही ही बोलेंगे, ठीक है। और दही को मथेंगे तो फिर वो छाछ बन जाएंगी। तो दूध और दही मिलके क्या बन जाता है, छाछ बन जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ। उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि दूध को दही के साथ जब उन्हें मिलाया तो दोनों मिलके छाछ बन गए थे, है ना। उसको हिलाया और इक्वल टू करके जब हमने लिखा तो क्या बन गया भाई, वो छाछ बन गई है। इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ कि ना तो दूध दूध रहा है, ना दही दही रहा है, वो छाछ बन के निकल कर आया है। ये तो एक घरेलू एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई दो वर्ण जोड़ते हैं। अब संधि में कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि परिभाषा बोलो बेटा, क्या हुई है परिभाषा, खड़ा करते। मान लो क्लास में किसी को खड़ा कर दिया और कह दिया चलो इसकी परिभाषा बोलो, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ बच्चे बोल देंगे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मेल को संधि नहीं बोलते हैं, संधि बोलते हैं दो वर्णों के। वर्ण होते हैं, शब्द तो होते ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ण पढ़े हैं। वर्ण के बाद जस्ट हम वर्ण से जो टॉपिक निकलता है संधि वो लेकर आए। इसका मतलब वर्ण के द्वारा ही होती है, शब्द नहीं पढ़े अभी हमने। शब्द अलग चीज है, और शब्द भी क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें हम निकालेंगे। तो वर्ण, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, मेल तो हो जाता है, मेल होने के बाद में एक अलग रूप निकल कर आता है, उस रूप को संधि बोलते हैं। तो शाब्दिक भाषा में या शाब्दिक अर्थ में संधि की परिभाषा क्या हुई कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन या विकार, विकार का मतलब भी क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब भी क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। कि जो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन या विकार को कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि संधि, सबसे पहले बताया है कि संधि जो शब्द है वो क्या है, सम और धी। सम और धी कैसे है कि कोई भी वर्ण में, कोई भी वर्ण है, अगर ऐसा सम है, ये त वर्ग का अंतिम वर्ण है म, ये प वर्ग का अंतिम वर्ण है म। अब हम जब संधि बनाएंगे, ये संधि विच्छेद करते हैं तब तो म बन जाएगा। अब जब संधि बनाएंगे तो ये जो म है वो आधे न में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, आधे न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सम प्लस धी आया है, तो यहाँ आ जाएगा न सन प्लस धी आ गया है। तो सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। इसका मतलब क्या होता है, मेल या जोड़। और दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है, आपस, क्या होता है, आपस। निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है पास पास, ठीक है, बिल्कुल पास पास। मेल से जो विकार, देखिए अब आ गया है विकार या परिवर्तन होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों का
वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अलग अलग तरह से संधि है। संस्कृत हिंदी में तो हम पढ़ ही रहे हैं, अन्य जो भी भाषाएं हैं उनमें संधि का अलग रूप होता है। वो अलग रूप में वो संधि कैसे निकल कर आती है वो उन भाषा के अनुसार हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा जाता है, दो वर्ण कैसे है। हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं, रवि धन ईश। ठीक है, क्या बन गया है, रवि धन ईश, ये संस्कृत बन गया। अब इसमें से अगर आप इस विसर्ग को हटा लेते हैं तो ये हिंदी का बन गया। बस इतना सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या फर्क है कि अगर हमने यह विसर्ग नहीं लगाया है रवि धन ईश, इस ये जो प्लस है इसको धन बोलते हैं। ये जो प्लस है इसको धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धन। प्लस भी बोल सकते हैं, धन भी। कई बार मैं प्लस भी बोल दूंगी और कई बार मैं धन भी बोल दूंगी, तो आप थोड़ा समझ लेना। तो हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पर कि रवि धन ईश, और रवि धन ईश क्या है, अभी ये हिंदी का है, ये हिंदी की संधि है, उदाहरण है, संधि का उदाहरण है। अब मैंने यहाँ लगा दिया रवि धन ईश, बस ये विसर्ग लगते ही और ये क्या बन गया, संस्कृत का उदाहरण बन गया है। इतना सही फर्क है। आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जो बच्चे 10th क्लास में हैं और 10th क्लास हिंदी की ग्रामर में भी संधि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यही माध्यम है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपका जो हिंदी और संस्कृत दोनों का संधि वो क्लियर हो जाएगा। कई स्कूलों में कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले मैं भी बहुत पहले जब पढ़ाती थी, स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं संधि में कम से कम 25 से 26 दिन लग जाते थे। तो इतना एक टॉपिक को खींचना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होना होता था। लेकिन हम उन टॉपिक्स को कुछ ट्रिक से अगर करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी ये जो संधि है वो क्लियर हो जाती है। क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनके माइंड को देखना होता है। बस आप लोग समझ जाइए, यही बहुत है कि आप जिस तरह से समझना चाहते हैं, साधारण भाषा में समझना चाहते हैं संधि को तो बहुत अच्छी बात है, जैसे भी समझना चाहते हैं, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है हमें। तो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि जहाँ ये विसर्ग या हलंत लग गया है तो वो संस्कृत हो गई है, अदरवाइज ये हिंदी की संधि है। तो संधि सेम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो रवि धन ईश का यहाँ अलग अलग है गए। अब संधि देखिए किस में होती है, केवल और केवल ये पूरे वर्ण में नहीं होती है। ये जो पूरा वर्ण है, ये पूरा वर्ण है, मतलब ये रवि है और ये ईश है। तो रवि और ईश में इस आगे वाले शब्द अक्षर को और इस आगे वाले अक्षर को, यानी कि इस आगे वाले वर्ण को और पीछे वाले वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर र और श लिख देते हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना किसका होता है, इसका होता है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है, इसका मतलब स्वर है। तो स्वर में से हमें क्या करना है, वह हटा दो। तो आधा वह हमने हटा दिया। अब ये ई है, ये कौन सी ई है, छोटी ई, और ये कौन सी ई है, बड़ी ई। अब बड़ी ई छोटी ही है लेकिन कोई बात नहीं, स जाति है। स जाति का मतलब क्या होता है, एक ही जाति की है, ई है। तो ई जब बन जाती है, स जाति वर्ण बन जाता है तो बड़ी ई हो जाती है, इक्वल टू बड़ी मात्रा लगेगी। तो पहले रवि में कौन सी मात्रा थी, छोटी मात्रा थी। अब रवि में कौन सी मात्रा हो जाएगी, बड़ी मात्रा बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, रविशः। ठीक है, तो परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि पहले रवि में छोटी मात्रा थी, अब बड़ी हो गई है। पहले दो रूप थे, रवि अलग था, ईश अलग था, अब एक बन गया है, रवीश बन गया है। क्या बन गया है, रवीश। ऐसा ही एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया है जगदीश। क्या आ गया है, जगदीश। ये तो संधि विच्छेद को हमने संधि करा है। अब यह संधि को हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, संधि विच्छेद करके एक उदाहरण देखेंगे। कैसे देखेंगे कि यहाँ हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संधि करनी कहाँ से है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है संधि विच्छेद का, संधि तो बच्चे बना लेते हैं, ये तो ईजी होता है, लेकिन जो संधि बनी हुई होती है उसको तोड़े कैसे, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसको तोड़े कैसे, कहाँ से तोड़े, ग से तोड़े है या द से तोड़े, क्योंकि ज और श से तोड़ेंगे नहीं। तो दो जब वर्ण आए हैं तो इन वर्णों में से किसको तोड़े। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या है,
लघु है यानी कि ह्रस्व वर्ण है, इसके अंदर अ है, तो अ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ज है, ज में भी अ है, अ के और टुकड़े नहीं कर सकते। श में भी अ है और अ के और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये और ये तो इनके तो होंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या आ गया, द में बड़ी ई की मात्रा है, तो जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती है वहाँ पर दो छोटी ई हो सकती है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई हो सकती है, और दो बड़ी ई भी हो सकती है। ठीक है, कैसे भी रूप हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस दी को तोड़ना है। दी को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले इसमें से स्वर हटाएंगे। स्वर हटाते ही यहाँ पर बन गया हमारा ईश। क्या बन गया, ईश बन गया। अब ईश हट गया है तो ये क्या बन गया है, ज ग द, और द में स्वर नहीं है। लेकिन हम जगत नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संधि बनाते समय हमें तीसरा वर्ण लिखना है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय इस तीसरे का पहला वर्ण लिखना है। तो ये कौन से वर्ग का है, द, त वर्ग का है। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण द होता है, तो त वर्ग का ही पहला वर्ण कौन सा होता है, त होता है। तो हमें क्या करना है, शुद्ध भाषा में यहाँ पर जगत धन ईश लिखना है। ये तो हिंदी का हो गया, विसर्ग लगा दो, ये संस्कृत का बन गया। क्या दिक्कत हो गई, कुछ नहीं। ऐसे अब परिवर्तन क्या हुआ है कि ये तो हमने विच्छेद किया है, परिवर्तन यही हुआ था कि इस त में अब ई की मात्रा लगाएंगे तो ये द में कन्वर्ट हो जाएगा। त संधि करते समय द में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके जगदीश बन जाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है यही संधि है, मेल संधि नहीं है। मेल को संधि नहीं कहते हैं, मेल को तो मेल ही कहते हैं। मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए अब क्या है कि संधि, संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 प्रकार है। चाहे आप संस्कृत व्याकरण की बात करें या हिंदी व्याकरण की बात करें, संधि के 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा स्वर संधि, जहां पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, और स्वर संधि को संस्कृत में अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच, क्योंकि स्वर क्या होता है, एक प्रकार से अच होते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को क्या बोला जाता है संस्कृत में, हल संधि। तो ये हो गई हमारी अच संधि, और हिंदी में हमारी स्वर संधि, और ये हो गई हमारी यहाँ पर हल संधि, और हिंदी में हमारी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि का विसर्ग संधि ही नाम होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो संस्कृत में हो। ठीक है, तो 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और तीनों ही अलग अलग पढ़ाई जाएगी आपको, मिक्स में कुछ नहीं, क्योंकि तीनों ही अपनी जगह अलग अलग है। मिक्स कर दिया तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी स्वर संधि। आज देखिए बच्चों, हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। अब स्वर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम वर्णमाला पढ़े थी, तो वर्णमाला में संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं, और हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। क्योंकि बड़ी री और लरी, ये देखिए ये वाले जो वर्ण थे, एक तो री थी, लिरी था, और एक ये बड़ी री थी। इस बड़ी री और री को हटा देते हैं तो 11 वर्ण बनते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी री और लिरी, इन दोनों को हटाना है तो हमारी हिंदी व्याकरण में स्वर बन जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो संस्कृत व्याकरण में स्वर बन जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों स्वर संधि में। तो स्वर संधि का भेद, जो परिभाषा है वो देखिए क्या है कि जब 2 स्वर, कितने, 2 स्वर, स्वर यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, दोनों जगह स्वर होना चाहिए। जस्ट धन, ये धन लगा हुआ है, धन के पहले और धन के बाद में 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं, या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है, चाहे स्वर मिलते हो, चाहे व्यंजन मिलते हो, या स्वर स्वर मिलते हैं, व्यंजन व्यंजन मिलते हैं, विसर्ग मिलता है, कुछ भी मिलता है, परिवर्तन आएगा। बिना परिवर्तन के संधि नहीं बनेगी, और ये संधि नहीं कहलाएगी अगर परिवर्तन के बिना बनी है। परिवर्तन नहीं आया है तो संधि नहीं कहलाएगी, वो संधि हुई नहीं है। फिर आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, गलत हो गया है। आपने जो संधि विच्छेद किया है या संधि की है विच्छेद का, वो क्या हो गया, आपका गलत हो गया है। ठीक है, तो परिवर्तन ही मेन बात है कि अगर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। अब कैसे कहलाएगी, देखिए स्वर संधि, स्वर संधि कहलाएगी जैसे हमने यहाँ पर लिखा विद्या और यहाँ लिखा आलय। ठीक है, एक हमने यहाँ पर लिखा कवि और यहाँ लिखा इंद्र। ठीक है, एक हमने यहाँ लिखा, एक और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे रमा, और यहाँ लिखा हमने ईश। ठीक है, 3 उदाहरण हो गए, 3 उदाहरणों को हम डिस्कस करते हैं। स्वर संधि की लूंगी मैं, और व्यंजन वगैरह इनके कुछ नहीं लूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, इस
स्वर में क्या छिपा हुआ है आपको ये देखना है, क्योंकि मैंने आप जब आपको वर्ण पढ़ाए थे तो वर्ण कैसा था, ऐसा था। अगर हम इसके अंदर अ जोड़ देते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, अपने ऐसे स्वतंत्र रूप में बन जाएगा, पूरा क बन जाएगा। अब पूरे क के अंदर अ है ये हमें देखना है, अब का के अंदर आ है ये हमें ध्यान रखना है, क के अंदर ई है ये हमें देखना है। हमें इसको स्वर के, जब हम स्वर संधि कर रहे हैं तो इस वर्ण में से स्वर को बाहर निकालना है और व्यंजन को अलग करना है। फिर जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन के साथ में इसमें मात्रा लगेगी, तब तक इस मात्रा को हटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, धा के अंदर आ है प्लस आ का आ है। अब क्या नियम बनता है जब हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, उसमें ये दीर्घ का बनता है, दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि का जो नियम होता है उसके अनुसार ये होता है कि चाहे अ हो या आ हो या आ हो या अ हो या अ हो या अ हो, या दोनों जगह आ हो, इज इक्वल टू आ ही आएगा। तो यहाँ हमारा जो रूप बन के आएगा विद्याधन आलय, इस आ के अंदर ये आ मिल जाएगा तो दोनों आ मिलके एक ही आ बनेंगे। तो क्या बन जाएगा, विध लिख दिया हमने। अब ये आ और ये आ दोनों मिलके एक ही आ बने हैं, ये आ लगा दिया, ये दोनों कट गए। अब इसके बाद में बन गया हमारा लया, तो ये बन गया हमारा विद्यालय। तो ये स्वर संधि का भेद है, क्योंकि स्वर का स्वर के साथ मेल हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ देखा सब जस्ट स्वर प्लस के पहले यानी कि धन के पहले और धन के बाद वाला ही देखना है, हमें इनके पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज आएंगे। यहाँ पर आ गई हमारी छोटी ई और यहाँ पर भी आ गई हमारी छोटी ई, और छोटी ई और छोटी ई दोनों सजाति वर्ण है और ये अपने दीर्घ रूप में आ जाएगी। तो दीर्घ रूप में आ जाएगी तो हमें क्या करना है, अब वी में से हमने ई हटा दिया है तो यहाँ पर आधा व बचा, ऐसे आपको रख लेना है एक तरफ। अब इस ई को भी हटा दिया है क्योंकि ई और ई दोनों मिलके बड़ी ई बन गई है। बड़ी की ई इज इक्वल टू, बड़ी ई नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा कन्वर्ट होगी। तो इस व में हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और बाद के जो वर्ण है वो एज इट इज उतार देंगे। ये बन गया कविंद्र। ठीक है, तो ये भी स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ है। इसी तरह से अगला हमारा देखिए, अगला जो है रमाधन ईश। तो रमाधन ईश में धन के पहले क्या है आ और धन के बाद क्या है ई, तो आ और ई मिलके ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ये गुण संधि है, आ और ई मिलके ए बन गया तो हमने क्या करा, र लिख लिया। अब माँ में से आ हटा दिया तो हमने आधा म लिखा, क्योंकि माँ में से आ चला गया तो ये आधा म हो गया, अपने व्यंजन रूप में आ गया। अब क्या हो गया, इस ई को भी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ श लिख देते हैं। अब क्या हुआ कि आ और ई मिलके ए बन गए हैं, तो इसमें हमारी जो मात्रा लगेगी वो कौन सी लगेगी, ए की लगेगी। तो ये क्या बन गया, रमेश बन गया है। तो ये होती है हमारी स्वर संधि। अब देखते हैं बच्चों हमारा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। वैसे आप सभी ने 8वीं क्लास तक संधि के 5 भेद ही पढ़े होंगे। 9th और 10th से 2 भेद और स्टार्ट हो जाते हैं जो अलग होते हैं, तो अब इनको 7 जो भेद बोले जाते हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, हम यहाँ 7 भेद ही पढ़ेंगे। मुख्यतः 5 भेद होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 7 भेद है, क्योंकि कई बोर्ड अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो जिस बोर्ड के चाहे एनसीईआरटी में कम है तो आपको कम पढ़ना है, यूपी में ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, बिहार में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, या झारखंड में कम है तो आपको कम पढ़ना है। किसी बोर्ड में तो केवल विसर्ग संधि है, किसी बोर्ड में केवल व्यंजन है, किसी बोर्ड में स्वर और व्यंजन दोनों, विसर्ग नहीं है, किसी बोर्ड में स्वर नहीं है, व्यंजन और विसर्ग है। तो ये पढ़ना सबको ही है, पढ़ाया सारा जाएगा, लेकिन आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि आपको कैसा पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि के 7 भेद कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, कि छोटा छोटा बड़ा बन जाता है। दूसरा है हमारा गुण संधि। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। चौथा है हमारा यण संधि। 5वां है हमारा अयादि संधि। यहाँ तक तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 2 भेद और जुड़ गए हैं, वो है यहाँ पर पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो ये है 7 भेद। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा जो दीर्घ संधि आएगी। अब देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का जो मतलब होता है वो होता है बड़ा। बड़े को और क्या क्या बोलते हैं, गुरु। ठीक है, दीर्घ, बड़ा, गुरु, 3 रूप हो गए इसके। ऐसे ही दीर्घ कब बनता है, जब उससे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बड़ी कब होगी। मैंने क्या करा कि एक यहाँ पर लाइन बनाई। अब मैंने कहा कि ये तो बड़ी है, ये लाइन है, इसको बड़ा बनाओ। अब मैं बड़ा कब बनाऊंगी, जब इसके पास में मैं छोटी लाइन बना दूंगी। तो छोटा होगा तभी तो बड़ा कहलाएगा, बिना छोटे के कोई बड़ा कहलाता है क्या,
नहीं कहलाता। और छोटा भी बड़ा होगा तब छोटा कहलाएगा, बिना बड़े के वो छोटा कैसे हो गया, नहीं, ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि दीर्घ संधि उसे कहते हैं कि सवर्ण जाति के, सवर्ण दीर्घ एक सूत्र है संस्कृत में कि सवर्ण दीर्घ, कि अपनी ही जाति में वो दीर्घ हो जाता है, अपनी जाति के छोटे बड़े, बड़े छोटे, छोटे छोटे और बड़े बड़े रूप को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। कैसे, अब यहाँ हम थोड़े से स्वर लिखते हैं, थोड़े से क्या, जितने स्वर है उतने हमको लिखने, 13 स्वर है। स्वर में भी हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके ही लिखते हैं। जैसे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है हमारा दीर्घ, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री और लरी, ठीक है। तो हमारी जो दीर्घ संधि होगी वो इन्हीं से होगी। और ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं कि मूल रूप से यही स्वर होते हैं, इनके अलावा फिर इसके सजाति बन गए। अ का सजाति वन क्या बन गया, सजाति। सजाति का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं ना भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति का हो गया, भाई मेरी जाति का ही है ना। मनुष्य है, इतना पता है कि मनुष्य मान लीजिए स्वर है, ठीक है, और स्वर में ब्राह्मण जाति का अलग है, जाट जाति का अलग है, या फिर शूद्र जाति अलग है, या फिर माली जाति अलग है, आप कहोगे कि जैन है, ये अलग अलग जातियां हैं। तो जाति के अकॉर्डिंग अपनी जाति का हो गया वो, ठीक है। और एक जाति के 2 व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो बड़ा हो जाता है, ऐसे ही एक ही जाति के 2 व्यक्ति मिल गए तो बड़े हो गए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। सजाति अ का जो सजाति है वो कौन सा है, आ, वो दीर्घ रूप में आ जाता है। ई का सजाति बड़ी ई, उ का सजाति बड़ा उ, और री का सजाति बड़ा री, ठीक है। री का सजाति नहीं होता है, री का री ही होता है। तो हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो भी संधि करने वाले हैं, इन 4 में देखेंगे, ये 4 जो स्वर है, इन 4 के सजाति स्वरों को हम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, देखिए आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के देखिए नियम क्या कहलाता है कि अ या आ हो, कहाँ पर भी, यहाँ भी अ हो सकता है और यहाँ आ हो सकता है, कैसे भी हो, चाहे यहाँ पर अ हो या आ हो, यहाँ पर भी चाहे अ हो या आ हो, इसका रूप जो बन के आएगा वो आ आएगा, यानी कि दीर्घ रूप आएगा। ऐसे ही छोटी ई बड़ी ही हो, प्लस के साथ में बड़ी ई छोटी ई हो, यानी कि यहाँ हमने कोई वर्ण लिखा है, यहाँ हमने वी लिखा है, रवि, मैंने ये उदाहरण दिया था, और यहाँ हमने क्या लिखा था, इंद्र लिखा, पहले ईश लिखा था, अब इंद्र लिख दिया है। अब इंद्र लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि ई और ई मिलके, छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई। कि चाहे छोटे के साथ छोटा मिलाओ या छोटे के साथ बड़ा मिलाओ या बड़े के साथ बड़ा मिलाओ या छोटे के साथ बड़ा मिलाओ, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, बड़ी ई निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, बड़ी ई निकल कर आएगा। क्योंकि नियम लिखा हुआ इसलिए हटाना पड़ेगा, जगह की कमी हो जाएगी। अब आता है नंबर 3 का जो नियम आता है, इसी तरह से सजाति है, ऊ के साथ ऊ ही आया है और ऊ के साथ ऊ ही आया है, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऊ आएगा। इसी नियम को हमें बनाना है। ये नियम कैसे चलेंगे उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं, एक और है री, और री का भी है, वो अगले यहाँ पर हम 3 के उदाहरण देखेंगे। जो री और छोटी री और बड़ी री का जो उदाहरण है वो हम अगली बार देखेंगे, इसके बाद वाली उसमें देखेंगे। पहला जो उदाहरण हम ले लेते हैं, पहला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे विद्याधन आलय लिखा था हमने, विद्याधन आलय क्या बना था, विद्यालय बना था। अब ये विद्यालय कैसे बना है कि यहाँ पर क्या है आ और यहाँ पर क्या है आ, दोनों मिलके क्या बन गए, आ बन गए। इसी तरह से और लेते हैं हम यहाँ एक उदाहरण और ले लेते हैं कि विद्या धन अर्थी, अर्थी का मतलब जो याचना करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ, और यहाँ से क्या लिया हमने, अ। चाहे आ हो या आ हो, यहाँ आ था, अब यहाँ आ है, ठीक है। क्या बना है, यहाँ पर आ ही बनेगा, कैसा भी नियम हो आ ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया, ये हमारा क्या बन गया, विद्या। अब ये जो अ है वो कट चुका है और ये बन गया है विद्यार्थी। क्या बन गया है, विद्यार्थी। इसी तरह से देखिए तीसरा जो नियम लेते हैं वो लेते हैं हम तथा, तथा धन अपि।
अब तथा धन अपी में क्या हो गया, यहाँ आ हो गया, यहाँ अ हो गया, और ये मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, त के साथ आ ले लिया था हमने, यहाँ पर त थ लिखा और यहाँ पर हमने पी लिख दिया है। अब क्या बना है, ये अ और ये बड़ा आ की मात्रा दोनों मिलके आ बन गई है। आ मतलब कि आ की मात्रा लगानी है, तो हमें यहाँ आ की मात्रा लगानी है। ये हो गया तथापि। ठीक है, तो 3 उदाहरण हमने यहाँ देख लिए हैं। अब चलते हैं हम ई की तरफ। तो ई में क्या है, देखिए यहाँ लिखते हैं हम रवि, यहाँ लिखते हैं हम इंद्र, दोनों छोटी आ गई है, यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, तो ये बन गया हमारा रविंद्र। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे कवि, धन यहाँ लिखेंगे ईश, और ये बन गया हमारा छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई इज इक्वल टू मात्रा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कविश, कविश। ठीक है, आप विसर्ग लगा देंगे तो ये संस्कृत के उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी, तथापि, विद्यालय। आगे देखिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, सुधी, धन, इंद्र। ठीक है, ये हो गई हमारी बड़ी ई और ये हो गई हमारी छोटी ई। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई मिलके भी बड़ी ई आएगा, यानी कि ई की मात्रा आ जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा सुधींद्र। क्या बन जाएगा, सुधींद्र। तो ऐसे होते हैं हमारे ये उदाहरण। आगे चलते हैं ऊ की तरफ। ऊ की तरफ क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ उदाहरण आएगा हमारा भानु और धन उदय, और भानु धन उदय में क्या हो गया, छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ध्यान रखना है बड़े ऊ की मात्रा। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। एक और उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, गुरु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, और उपाय, यानी कि ये छोटा और इज इक्वल टू ये बड़ा हो गया, यानी कि मात्रा हो गई इसकी। तो ये बन जाएगा हमारा गुरु, गुरु, बड़े ऊ की मात्रा, गुरुपाय, क्योंकि इस उपाय को हमने यहाँ ले लिया है। अगला आता है हमारा गुरु प्लस उपदेश, उपदेश। तो ये हो गया हमारा छोटा ऊ इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ इज इक्वल टू मात्रा। तो ये बन गया हमारा गुरुपदेश। क्या बन गया है, गुरुपदेश बन गया है। तो ये हमारी अ का सजाति वर्ण आ है, ई का सजाति वर्ण ई है, ऊ का सजाति वर्ण ऊ है। ऐसे ही आपको करना है कि अ के साथ आ ही मिलेगा, ई नहीं मिलेगी। दीर्घ में केवल दीर्घ की बात कर रहे हैं। दीर्घ का क्या होगा कि छोटे छोटे मिलके बड़े बन जाएंगे, तो यानी कि रस्व मिलके बड़ा बन गया है, तो बड़ा रूप ही दीर्घ है। यानी कि छोटे बड़े, बड़े छोटे, छोटे बड़े कैसे भी बनता है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, दीर्घ आएगा, यानी कि बड़ा आएगा। बड़ा रूप बनना चाहिए, तो ये बड़ा रूप बना, ये बड़ा रूप बना और ये बड़ा रूप बना। आगे चले, अब चलते हैं हम ऋषि की मात्रा की तरफ। यहाँ देखिए री कैसे भी हो कि यहाँ पर री प्लस यहाँ पर भी री और ऑब्लिक इज इक्वल टू बड़ी री आएगा, यानी कि इज इक्वल टू इस तरह से मात्रा आएगी। ठीक है, ऐसी मात्रा आपको लगानी है। जैसे कैसे लगाना है, यहाँ बना दिया हमने पितृ और यहाँ बना दिया हमने ऋण। तो ये भी ऋषि है, क्या है, ये भी ऋषि की मात्रा है, और प्लस ये भी ऋषि की मात्रा, दोनों छोटी छोटी आएगी। अब देखिए संधि विच्छेद में कभी भी बड़ी मात्रा नहीं आएगी, इसमें अधिकतर छोटी छोटी आएगी, क्योंकि लौकिक संस्कृत में छोटी ही आती है। इज इक्वल टू यहाँ पर बड़ी ई आ जाएगी। इसका मतलब ये पी और त, आधा त बन गया। अब यहाँ हमने न बना दिया, इस री को और इस री को लेके हमने क्या करा, ये बन गया है, ये पितृण। पितृ ऋण का क्या हो गया है, पितृण हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर हम बनाएंगे मात्र धन ऋण। ठीक है, तो ये भी हमारा बन जाएगा मातृण। क्या बन जाएगा, मातृण बन जाएगा। इसी तरह से ये बन जाएगा एक और भ्रातृ धन ऋण, ये बन जाएगा हमारा भ्रातृण। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में इन 4 वर्णों को लिया जाता है अ, ई, उ, री,
और अ ई रू ई ऊ री में सभी दीर्घ वर्ण आते हैं, तो दीर्घ वर्ण स जाति होने चाहिए, एक ही जाति का। री का अ के साथ मेल नहीं होगा, दीर्घ स्वर संधि में आ का ई के साथ नहीं होगा, ऊ का ऊ ई के साथ नहीं होगा, अ का आ के साथ ही होगा, ई का ई के साथ ही होगा, ऊ का ऊ के साथ ही होगा और री का री के साथ होगा। तो ये स्वर संधि हो गई है। आगे चलते बच्चों, हमारी दूसरी संधि आती है गुण संधि। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम हमारा पहला नियम लेते हैं। पहला नियम कौन सा है कि अ या आ के साथ, ठीक है, अ या आ के साथ में यदि ई या बड़ी ई लेते हैं तो ए बनता है इक्वल टू मात्रा लगती है। अब इससे जुड़े हुए हम यहाँ पर क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे, जैसे नर धन ईश, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा सुर धन इंद्र, ठीक है। इसी तरह से देव धन ईश और देव धन इंद्र। इंद्र, ठीक है। ये चार उदाहरण लिए, चार उदाहरण में हम इनमें विसर्ग लगाते हैं, ये संस्कृत के बन जाएंगे, और विसर्ग नहीं लगाओगे तो ये हिंदी के रहेंगे, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए क्या है, इस र के अंदर क्या है, अ प्लस के जस्ट पहले वाला ही देखना है और प्लस के जस्ट बाद वाला, इनसे और इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनमें संधि नहीं होती है। तो प्लस के पहले वाला क्या है, अ, और यहाँ क्या है, बड़ी ई। तो क्या बोला है, अगर अ हो या इनमें से दोनों कोई हो, आ हो या इनमें से दोनों कोई हो, तो यहाँ पर हमारे पास अ है और इनमें से कौन है, बड़ी ई, तो भी इनका रूप क्या बनकर आएगा, ए बनकर आएगा और ए की मात्रा आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर न लिखना है, अब र आधा लिखना है, इस र को आधे को यहाँ छोड़ दो, अब श यहाँ बना दो। अब इस ई को हमने यहाँ ले लिया है तो ये कट गया है पूरा, इसको काट दो कि नर धन ईश को हमने क्या करा, ई को काट दिया, क्योंकि ई हमने नीचे ले लिया है। नीचे लेने का मतलब है कि इसमें मात्रा कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, ये मात्रा क्या बन गई है, ए। अब इस ए की मात्रा को र के अंदर जोड़कर लिखो, क्योंकि आधा र हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो ये बनेगा नरेश। क्या बन जाएगा, नरेश। तो नर धन ईश क्या बन गया है, नरेश बन गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए सुर धन इंद्र। अब सुर में भी अ ले लीजिए और इंद्र में छोटी ई ले लीजिए। पहले तो हमारे पास बड़ी ई थी, अब छोटी ई हो गई है, तो छोटी ई हो गई है, इसलिए हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बन जाएगा, और ए बन जाएगा तो मात्रा बन जाएगी। तो मात्रा हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये बन गया हमारा पास सु, और यहाँ इंद्र आधा न और द लिख दो। अब क्या करना है, इस र के अंदर ए की मात्रा लगानी है, ये बन गया सुरेंद्र, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। आगे देख लिए, इस देव प्लस इंद्र और देव प्लस ईश दोनों ले लिए और दोनों से अलग अलग शब्द बनेंगे, अलग अलग इनके अर्थ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे और यहाँ श लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, केवल और ये दोनों कट चुके हैं। अब इस व बचा है, इस व को आधे व को लिख लो, क्योंकि आधे व को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अ हमने यहाँ निकाल लिया। व्यंजन में से स्वर निकाल ले तो अपने आधे रूप में रहता है, अ निकाल लिया है और अ निकालने के साथ में बड़ी ई के साथ इसको जोड़ दिया है और ये ए बन गया है। और ए बना है तो यहाँ हमारी मात्रा क्या आ जाएगी, ए की, तो ये बन गया देवेश। क्या बन गया है, देवेश। इसी तरह से अब अ के साथ में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे, तो छोटी ई की मात्रा जोड़ते ही ये क्या आ जाएगा, ए से एडी बन जाएगा, इक्वल टू ए। और ए बना है तो यहाँ बनेगा हमारा दे वे आधा न और द और र, देवेंद्र। तो क्या क्या शब्द बने हमारे यहाँ पर, नर धन ईश नरेश, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, देव धन ईश देवेश और देव धन इंद्र देवेंद्र बन गया है, ठीक है। ये तो था अ के साथ ई को जोड़ना। अब आते हैं हम यहाँ पर अ के साथ में, अ या आ के साथ में उ या बड़े ऊ को जोड़ना, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, इक्वल टू ओ की मात्रा लग जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर महाधन उत्सव, जल धन उत्पल, दीप धन उत्सव, वन प्लस उपचार, ठीक है।
अब देखिए यहाँ इसे हम संस्कृत में बना लेते हैं। क्या है यहाँ, आप देखिए आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ। अब ये आ और ऊ मिलके क्या बन गया है, ओ बन गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, म और हा लिख लेंगे। आ की मात्रा हमने लिख ली और यहाँ पर स और व लिख लेंगे, आधा त स, क्योंकि ऊ हमने ले लिया है। और आ और ऊ मिलके ओ बन गया है, इसलिए हम ह के ऊपर कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, महोत्सव। इसी तरह से ये देखिए क्या बन जाएगा, इजिकल टू ज ल के अंदर ओ की मात्रा रह जाएगी, जलोत्पलः, जलोत्पलः बन जाएगा। इसी तरह से ये बन जाएगा दीपोत्सवः। चौथा बन जाएगा हमारा इसी नियम से, आपको यहाँ पर देखना है अ है और ऊ है, अ ऊ मिलके ओ बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा वनोपचारः। क्या बन जाएगा, वनोपचारः। ये हो गई हमारी गुण में 2 नियम, पहला नियम और ये हमारा दूसरा नियम। अब चलते बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा नियम। तो तीसरा नियम यहाँ करेंगे हम, क्योंकि 4 नियम है कि अ या फिर आ के साथ में प्लस री या फिर बड़ी री हो तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा और अर इस तरह से लगेगा। कैसे, देवधन ऋषि। तो देवधन ऋषि में क्या बना है, ये अ ले लिया है और ये ऋषि ले लिया है और ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, अर इजिकल टू र बन गया है। तो हमें क्या करना है, पहले दे व लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, दे और व पूरा आ जाएगा, क्योंकि व आधा आएगा। सॉरी, अभी मैं बताती हूँ इसको भी पूरा लिखना है और कैसे लिखना है, व आधा आ जाएगा। तो ये दोनों हो गए। अब ऋषि का री हमने यहाँ ले लिया है और देव का अ यहाँ ले लिया है, तो दे और आधा व आ गया है। अब ये श तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि श का कोई रोल नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब क्या बना है, अर बन गया है। अब अर में क्या करेंगे, जो र है बच्चों ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो अ है वो यहाँ आएगा। तो ये आधे व में अ को जोड़ दो, इस अ को, और ये जो आधा र है कभी भी इस तरह से आएगा। तो ये क्या बन गया, देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि। आगे देखिए दूसरा उदाहरण है, यहाँ हम लिखते हैं राजधन ऋषि। क्या लिखते हैं, राजधन ऋषि। तो इसका भी देखिए यहाँ क्या हो गया, अ और ये हो गया हमारा ऋषि, और ऋषि और ये बन गया अर, और अर में ये चला जाएगा राज इजिकल टू राज। अब शी तो हम यूं ही लिखेंगे, राजर्षि। क्या बन जाएगा, राजर्षि बन जाएगा। ठीक है, तो देवधन ऋषि देवर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, महाधन ऋषि। अब तो मुझे लग रहा है आप अपने आप ही बना लोगे ये सब। महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा है, अ हो या आ हो, नियम पहले ही कह रहा है कि यहाँ आ की मात्रा है और आ की मात्रा के साथ ऋषि बनाया है, ऋषि, और ये क्या बन गया है, अर बनेगा। चाहे अ हो चाहे आ हो, कोई भी हो, अर ही बन के आएगा और कुछ नहीं बन के आएगा। तो ये जो अर है यहाँ कैसे चला जाएगा, म और ह लिख लेते हैं हम। ठीक है, आ हटा दिया या आधा ह है। अब यहाँ शी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब क्या बन गया है, ये जो आ और री अर बन गया है, तो ये इसके अंदर अ पहले आ गया क्योंकि आधा था, और ये र यहाँ चला गया, महर्षि। कितना इजी है कि देवधन ऋषि देवर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि हो गया है। अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारा अंतिम यानी कि लास्ट उदाहरण। अब देखिए जो चौथा नियम है वो क्या है, हमारा चौथा नियम कह रहा है कि अ या आ के साथ में प्लस लरी आए तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। अब ये अल कैसे बनेगा, हम यहाँ लिखते हैं तव धन लरेकार, तव धन लरेकार, और एक लिखते हैं राम धन लरेकार। ठीक है, तो तव धन लरेकार में ये हो गया अ और ये हो गया लरी, तो यहाँ हमारा क्या बचा, त और कार। ठीक है, त और कार, और इसमें से आधा व बचा, आधा व लिख लिया हमने, अ ले लिया। अब अ और ले दोनों मिलके क्या बन गए हैं, अल बन गए हैं। अब इस अ को हम यहाँ जोड़ देंगे व के साथ में, और इस आधे ल को आधा ल बना देंगे, तवलकार हो गया है। क्या हो गया है, तवलकार। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर लरी है, और ये दोनों मिलके अल बन गए हैं, यानी कि आधा ल और ल बन गया है। अब हमारे पास जो शब्द आएगा, मैं यहाँ सामने नीचे लिख रही हूँ, देखिए इजिकल टू लगा के, कि रा
आधा म, क्योंकि हमने अ निकाल लिया है इसलिए आधा म, और ये हो गया कारह। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि इस अ और ले की जगह अल लिख देंगे। अ और ले की जगह, जैसे राम के अंदर अ था तो यहाँ पर अ फिर से आ गया है, हमने लिख लिया है, और ये ले की जगह हमने क्या लिखा है, आधा ल, तो रामलकार। क्या हो गया ये रामलकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी गुण संधि। तो अभी हमने केवल और केवल दीर्घ और गुण संधि को ही पढ़ा है, अभी और बहुत सारी संधि बाकी है। अब चलते बच्चों, हम यहाँ पर हमारी तीसरी संधि है जिसका नाम है वृद्धि संधि। अब वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, बढ़ाना, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना, 4 से 5 होना, बढ़ना, वृद्धि करना, है ना। वृद्धि करना, एक पेड़ है, पेड़ की डाली पर एक फूल लगा, 1 के बाद 2 लगे, 2 के बाद 3 लगे। एक छोटा सा पौधा है, उसमें 1 कली खिली, फिर 2 खिली, फिर 3 खिली, फिर 4 खिली, ऐसे बड़ी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है वो। ठीक है, जिसका विकास हो रहा है, विकास होने के साथ में वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि संधि के 2 नियम चलते हैं। पहला नियम ये चलता है कि अ या आ या अ के साथ में ए या ए हो तो आई बन जाएगा। इस मतलब कि ये 2 मात्रा लग जाएगी, पहले चाहे 1 मात्रा हो या 2 मात्रा हो, डबल मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो नियम वो कह रहा है कि आ या अ के साथ में, या अ या आ हो, कुछ भी हो, ओ या औ हो तो औ बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 मात्रा लग जाएगी। पहले गुण में क्या था कि 1 मात्रा लग रही थी, अब वृद्धि में क्या है कि 2 मात्रा लगेगी। अब कैसे लगेगी इसके उदाहरण हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इन दोनों नियमों को हम उदाहरण के साथ जमाएंगे। तो उदाहरण के साथ कैसे जमाएंगे, देखिए यहाँ पर ये पहला नियम लिखेंगे। तो पहला नियम क्या है हमारा कि अ या आ के साथ में ए हो या फिर आई हो, ए या आई, इसी का रूप है ना। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, मतलब कि 2 मात्रा लग जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपकी 1 मात्रा हो या यहाँ पर 2 मात्रा हो, दोनों मिलके 2 मात्रा लग जाएगी। इसका पहले हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण क्या है, देखिए बहुत सारे लिख लेते हैं हम यहाँ। पहले तो हम यहाँ लिखते हैं एक धन एकम, एकम। दूसरा लिखते हैं हम कृष्ण धन ऐक्यम। तीसरा लिखते हैं हम यहाँ पर सदा धन एव। चौथा लिखते हैं हम यहाँ पर तथा धन एव। ठीक है, अब करते हैं इन उदाहरणों को। पहला उदाहरण है एक धन एकम। अब हमें यहाँ 1 और 1 को नहीं बताना है। कई बार बच्चे बोलते हैं 1 1 2 हो गए, 1 और 1 2 होते हैं, कई बार बोल देते हैं बच्चे ना, उनको पता नहीं होता है। तो हमें तो संधि बनानी है। संधि बनाने में प्लस के पहले वाला स्वर निकालना है अ, प्लस के बाद वाला स्वर निकाला ए, दोनों मिलके क्या बन गए हैं, आई बन गए हैं, और ए इज इक्वल टू 2 मात्रा लग गई है। अब आप कहोगे कि मैम मात्रा कैसे लगाएंगे 2, तो आप देखो क्या करना है। पहले इस क में से अ हट गया है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, क आधा लिख दो, ए और क। आप सबको पता है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाला ही परिवर्तन होता है। इनके अलावा जो भी कुछ है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो एज इट इज लिखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क ऐसा ही लिख दो, क्योंकि हमने ए को जोड़ना है। तो इस क को लिख दिया है और इस ए को लिखा और क लिख दिया है, और ए और अ के अंदर हमने कुछ नहीं करा है। अब क्या करा है कि इस क में से जो अ लिया था वो, और इस ए में से लिया था, इन दोनों को मिला के हमने डबल मात्रा बना दी है। तो ये जो क है, ये क, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये डबल मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक एकम। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक एकम। ये मात्रा उसके साथ जुड़कर आएगी जो बिना व्यंजन के है, सॉरी बिना स्वर के है, केवल व्यंजन पड़ा था वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए कृष्ण में अ है और ए में ए है, दोनों मिलके आई बन गया है, इज इक्वल टू डबल मात्रा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, पहले आप कृष्ण लिख दीजिए, कृष्ण न बाद में लिखेंगे, उसके बाद में ए नहीं लिखेंगे, और हमारा आ जाएगा क्यम। क्या आ जाएगा, क्यम। अब इस ए को हमने यहाँ लिया है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, न के अंदर क्यों लेंगे, क्योंकि न से स्वर ले लिया था तो आधा न बचा था। न के अंदर हम मात्रा लगाएंगे, जो आधा वर्ण बचा है उसी में ही ये डबल मात्रा लगेगी। बाद में ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, कृष्णेक्यम। क्या बन जाएगा, कृष्णेक्यम। आगे चलते हैं सदा धन एव। अब सदा धन एव में क्या करेंगे, यहाँ पर आ हो गया, पहले तो अ था, अब आ हो गया है। अब आ है तो आ और ए के साथ में ए ही बनेगा, इज इक्वल टू डबल मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आ हट गया है और द लगाएंगे, द और ए हट गया है, व लगाएंगे। अब ये डबल मात्रा है, ये इस द में चली जाएगी, सदैव।
ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा तथा धन एव, आ बन गया यहाँ पर, और ये ए है, आ और ए मिलके ऐ बनते हैं और ऐ की डबल मात्रा लग जाती है और ये बन जाएगा हमारा तथैव। ठीक है, तो ये नियम था आ के साथ में ए ऐ हो तो ऐ ही बनता है। अब चलते हैं हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि अ या आ के साथ में ओ या औ हो, ओ या औ हो इज इक्वल टू औ ही आएगा, यानी कि ये वाली डबल मात्रा लग जाएगी। अब ये डबल मात्रा कैसे लगेगी? जैसे हमने पहला नियम लिखा है यहाँ पर जल धन औषध, औध। ठीक है, दूसरा लिखा हमने महाधन औषधि, औषधि। तीसरा लिखा हमने वन धन औषधि। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा, अ है और ये ओ है, औ है, दोनों मिलके औ ही बनेंगे, औ की मात्रा बनेगी। तो हम क्या करेंगे, जल, ल के अंदर औ की मात्रा लगा देंगे, ये बन गया जलौध। ठीक है, आगे देखिए महौषधि में आ है और यहाँ ओ आ गया है, ये दोनों मिलके क्या बन गया है, औ बन गया है। औ मतलब कि ये डबल मात्रा लग गई है, तो हम ह के अंदर डबल मात्रा लगा देंगे, ओ हटा देंगे और ये बन गया हमारा महौषधि। ठीक है, ऐसे ही वन धन औषधि, वन में हमारा अ है और ये हमारा औ हो गया है और ये औ का रूप औ ही होता है, इस इक्वल टू डबल मात्रा लगेगी, ये बन गया हमारा वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, तो ये गुण संधि के दो ही नियम है, वृद्धि संधि के दो ही नियम है, इन नियम के अनुसार ही वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ 4 उदाहरण हो गए या 3 उदाहरण हो गए, तो वृद्धि संधि भी हमने पढ़ ली है। आगे चलते हैं बच्चों हमारी अगली संधि जिसका नाम है यण संधि। अब यण संधि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब क्यों नहीं आती है, इसका एक कारण होता है कि आपको ध्यान रखना है कि बनता क्या है, क्योंकि हम यह बन जाता है वह बन जाता है तो हम समझ नहीं पाते ये बना कैसे है। तो हमें सबसे पहला इसके भी 2 नियम चलते हैं। पहला जो नियम है वो ये है कि ई स्वर, ई के बाद अगर कोई स्वर है तो वो य बन जाएगा, क्या, ई य बन जाएगा। ठीक है, और ऊ के बाद कोई स्वर आता है तो ऊ व बन जाएगा, यानी कि दोनों व नहीं बनेंगे, ई इज इक्वल टू य और वो भी आधा, और ऊ इज इक्वल टू व और वो भी आधा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ये तो बना दिया है, ये कई बार किताबों में लिखा होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में आपको ये याद रखना है कि ई इज इक्वल टू आधा य और ऊ इज इक्वल टू आधा व। उसके बाद जो स्वर आता है, यहाँ पर कोई भी स्वर है, जो कोई भी स्वर लिखा है वो मात्रा में कन्वर्ट होकर इनमें लग जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। पहला नियम हम यहाँ पर लेते हैं, तो पहला नियम इस प्रकार से बांट देते हैं इनको। पहला नियम है कि ई धन स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, और इज इक्वल टू य, पूरा य आ जाएगा। ठीक है, अब य अ ही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसका य आ जाएगा और इसका जो नियम चलेगा वो चलेगा ई इज इक्वल टू आधा य। ठीक है, अब कैसे चलेगा, हमने यहाँ लिखा पहले प्रतिधन 1, तो देखिए एक उदाहरण हो गया हमारा प्रतिधन 1, एक उदाहरण हो गया हमारा निधन उन, एक उदाहरण हो गया हमारा इति धन उक्त्वा। ठीक है, और एक हो गया हमारा प्रतिधन उपकार। ठीक है, इन उदाहरणों के आधार पर हम यहाँ यण संधि पढ़ेंगे। तो यण संधि में देखिए क्या करना है, पहले क्या है यहाँ पर ई, तो ये हमको पहले से ही देख लो, ई इज इक्वल टू आधा य, इसको बाद में देखना है। ठीक है, इसको बाद में देखना है, तो हमें क्या करना है, प्र लगाना है और इसमें से ई हटा दिया, इसका मतलब आधा त बच गया है, आधा त लगा दिया। अब आधा त के बाद में ई लगाना है, क्योंकि ई की मात्रा है इसलिए आधा य लगाएंगे, ये आधा ल य लगा दिया। क्यों आधा य लगाएंगे, क्योंकि ई इज इक्वल टू आधा य ही होता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू आधा य ही होता है। तो पहले तो ती में से ई हटा दिया, तो प्र और आधा त बच गया, वो लिख दो। फिर जो ई का काम करा है हमने कि ई इज इक्वल टू आधा य होता है, आधा य लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस के बाद में पहला जो स्वर आता है वो स्वर क्या है, ए, तो ए की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्रत्येक।
ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैंने आपको, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ हमने ई हटा दिया तो ये बच गया हमारा आधा न। अब ई क्या बच गया, बन गया है आधा य, तो यहाँ हम आधा य लिख देंगे। ये इतना काम हो गया, इतना काम यहाँ से होगा। अब इसके अंदर जो मात्रा लगी वो यहाँ से लगेगी, तो यहाँ पर जो पहला वर्ण है वो कौन सा है, ऊ, तो इसमें ऊ की मात्रा लगा दो और यहाँ लगा दो न। क्या बन गया है, न्यू न बन गया है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे हम, ई हटा दो तो यहाँ हमारा सिर्फ ई हटाना है आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है। प्लस के पहले वाले में ही ई हटाना है और ई को य में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्रा लगानी है। ई हटा दिया, ई इज इक्वल टू आधा य, तो यहाँ हमारा हो जाएगा आधा ई और आधा त। अब आधे त के बाद में दोनों चीज हो गई, ई इज इक्वल टू आधा य लिख दो, और ये ऊ की मात्रा है ऊ त क वा, इत्युक्तवा हो गया। ठीक है, ये भी एक शब्द बनता है। आगे चलते, प्रतिधन उपकार, फिर हमने ई हटा दिया, ई इज इक्वल टू आधा य, और ये हो गया प्र और आधा त, फिर य लगा दिया है, य में ऊ की मात्रा लगा दी यहाँ से, और पकारः प्रत्युपकारः। इस तरह से ये एक पहला जो नियम है वो बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ आता है हमारा दूसरा नियम, जो ऊ है वो आधा व में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसके उदाहरण देख लीजिए कौन कौन से है। सबसे पहले तो आ जाएगा सु प्लस आगत, दूसरा है हमारा मधु प्लस अरि, तीसरा है हमारा साधु प्लस ऐक्य, ठीक है, और चौथा है हमारा अनु प्लस अयः। ठीक है, अब इनसे हम यहाँ यन संधि करेंगे। एक जो नियम था वो हमने देख लिया। अब दूसरा नियम आता है। दूसरे नियम में देखिए क्या बताया है कि ऊ व बन जाएगा, उसके बाद ये इनकी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सारे स्वर रहेंगे, प्लस के बाद सारे स्वर है वो सारे स्वर मात्रा में कन्वर्ट होकर पहले वाले व्यंजन के साथ में जुड़ के लग जाएंगे। तो अब स है, स में से ऊ हटा दो तो यहाँ क्या बच गया, आधा स। अब ऊ इज इक्वल टू आधा व, तो ये हमने आधा व लिख दिया। हो गया, यहाँ तक हो गया कि स में से सु में से ऊ हटा दिया तो यहाँ आधा स बच गया, इसको लिख दो। अब ये जो ऊ है वो किस में बदल गया, व में बदल गया, तो इस ऊ को आधा व बना के यहाँ लिख दो। अब क्या करा हमने, ये वाला लिखेंगे, तो ये क्या है, आ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मात्रा में, और ये बन जाएगा गतः, तो क्या बन गया, स्वागतः। क्या बन गया, स्वागतः। इसी तरह से यहाँ देखिए म, हम पहले म लिख देते हैं, उसके बाद ध में से दू में से ऊ हटा दो तो ये बन गया आधा ध, और ऊ बन गया हमारा आधा व, ये आधा व बन गया है, और ये अ की मात्रा लगाई और री बन गया मध्वरी। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लीजिए, यहाँ बन गया हमारा सा, और धू में से ऊ हटा दो, सा ध, और ऊ बन गया हमारा व, ये आधा व बन गया है, आधे व में ऐनक की मात्रा लगाएंगे और क्य, साध्वेक्य। क्या बनेंगे, साध्वेक्य। ऐसे ही ये देखिए अनु में हम लिख लेंगे, और नु में से ऊ हटा दिया, ऊ इज इक्वल टू आधा व, और ऊ हटा दिया तो आधा न बचा, और अब आधा व बचा है, और इस आधे व में अ की मात्रा और ये जोड़ दिया अन्वय है। ये सारे शब्द आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे टुकड़े किए जाते हैं कि सुधन आगत स्वागतः, मधुधन अरि मध्वरी है, साधुधन ऐक्य साध्वेक्य, अनुधन अय अन्वय है। ठीक है, ये तो दो नियम आ गए हैं। एक ऋषि वाला नियम भी चलता है, तो ऋषि वाला नियम जो वो कैसे चलता है वो बताती हूँ मैं आपको, कि तीसरा नियम और चलता है। इस तीसरे नियम को भी पढ़ लेते हैं। जो तीसरा नियम है वो ये चलेगा कि ऋषि की मात्रा लगती है, ऋषि की मात्रा इज इक्वल टू आधा र, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हम बताते हैं पितृ धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, और ऐसे ही पितृ धन आदेश, तीन ही लेते हैं। बहुत इजी है ये। इसमें क्या है, ऋषि की मात्रा ले ली इसमें से, और ये ऋषि की जो मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, आधे र में कन्वर्ट हो गई है। बस यही ध्यान रखना हमें, यहाँ नहीं छेड़ना है, यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये इधर कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये विसर्ग लग जाएंगे कि ऋषि इज इक्वल टू आधा र, सब आधा बनेगा। अगर आपने ई बनाया है तो ई इज इक्वल टू आधा य,
उ इज इक्वल टू आधा व और री इज इक्वल टू आधा र। ठीक है, र बना दिया। हमारे यहाँ पर क्या बना, पी बन गया है। अब ये आधा त बन गया है, क्या बन गया है, आधा त बन गया है। और ये जो र बना है, इस र को भी हम यहाँ पर ही लिखेंगे और ये आ की मात्रा लगा देंगे और ज्ञा बना देंगे। तो क्या बन गया, ये पित्राज्ञा बन जाएगा। तो पित्राज्ञा हम लोग ऐसे लिखते हैं, पित्राज्ञा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं मात्र धन आज्ञा। तो मात्र धन आज्ञा भी इसी प्रोसेस में बनेगा। तो मात्राज्ञा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा इसी प्रोसेस में बनेगा। ये ऋषि की मात्रा यहां से ले ली और ऋषि इज इक्वल टू आधा र। इसी प्रोसेस में ये बनेगा कि पित्र धन आदेश। तो ये क्या बन जाएगा, पित्रादेश, पित्रादेश। ये हो गई हमारी कौन सी, यण संधि। तो अब तक हमारी 4 संधि हो चुकी है। स्वर संधि में अभी भी हमारी 3 संधि और बाकी है। अब चलते बच्चों हम हमारी 5वीं संधि की तरफ, जिसका नाम है अयादि संधि। अब अयादि संधि के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम उन नियमों को लिख देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं नियम। अब नियम इस प्रकार है। पहला नियम आता है कि ए धन अ क्या बन जाएगा, अय, क्या बन जाएगा, अय। इसी तरह से दूसरा आता है ऐ धन अ, ये बन जाएगा आय, क्या बन जाएगा, आय। ऐसे ही नंबर 3 का जो आता है ओ धन अ ही जुड़ेगा सामने, इतना ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारा अव। और नंबर 4 का और लास्ट का जो नियम आता है वो आता है आउ धन अ और ये बन जाएगा हमारा आव। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये 4 नियम हैं, इन 4 नियम को हमें देखना है। तो 4 नियम में सबसे पहला जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमारा ए धन अ, और ए धन अ इजिकल टू क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। अब अय कैसे बनेगा देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ने धन अन, इसी तरह से शे धन अन, चे धन अन। ठीक है, लिख लिया ये तीनों। उसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पर इसकी संधि। तो न में क्या है बच्चों, ए, और ए क्या बन जाएगा यहाँ हमारा, अय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अय, और वो भी आधा, आधा, ये वाला आधा बनेगा। ठीक है, अब न में से ए हटा दिया तो यहाँ क्या बन गया, आधा न। ध्यान से देखना आप, बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले की जैसे होता है ये सूत्र, कि न में से मैंने ए की मात्रा ले ली तो ये बन गया आधा न। अब ये जो ए की मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अ और आधा य में। तो अ की मात्रा यहाँ लगा दो और आधा य फिर लिख दो। अब आधे य में फिर ये वाला अ जोड़ दो और न लिख दो। यहाँ आ गया, संस्कृत में होगा तो अनम होगा और हिंदी में होगा तो अन होगा। यहाँ हम संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए हम अनम पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा नयनम। क्या बन गया, नयनम। तो नयनम में क्या बना है कि ने का हमने अय बना दिया और अय आधा था, इस अय में अनम जोड़ दिया है तो नयनम बन गया है। ठीक है, 2 प्रकार से भी संधि हो सकती है। कैसे संधि हो सकती है, आपको दूसरी तरह से भी इसमें हो सकती है कि हमने बनाया यहाँ पर नय धन अनम, ने का क्या बन गया, नय, और नय के साथ में अनम जोड़ना है। तो क्या होता है, व्यंजन संधि आएगी जब आपको पता चलेगा कि इस व्यंजन में अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू नयनम, कि ये जो व्यंजन है इसमें अ नहीं है, अ पूरा हो जाएगा तो नयनम बन जाएगा। ऐसे ही बनता है। आगे देखिए श में क्या बन जाएगा, ये शय, ये शय बन गया। शय प्लस अनम क्या बन जाएगा, ये शयनम, शयनम। आगे देखिए चय, चय धन अनम, तो चय में ये बन जाएगा चय। आप चय से चय ही बनाना, और चय धन अनम क्या बन जाएगा, अनम। चयनम क्या बन जाएगा, चयनम बन जाएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण हुआ है। अगला उदाहरण और करते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पर, दूसरा उदाहरण आता है ऐ, ऐ धन अ इज इक्वल टू आय, क्या बन जाएगा, आय। तो आय से देखिए क्या हो जाएगा, गे। अब ऐ की मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा लगती है, इतना आपको ध्यान रखना है कि गे धन अक और ने धन अक
तो इसके यही उदाहरण है, ये 2 उदाहरण देखते हैं। तो गे से क्या बन जाएगा, आय, ए से आय, तो गे से गाय, क्या बन गया, गाय। अब गाय में हम अक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गायकः, क्या बन जाएगा, गायकः। इसी तरह से नय से बन जाएगा ये नाय, और नाय में हम अक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नायकः, नायकः। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 3 का हमारा नियम। 3 का नियम क्या कह रहा है कि ओ धन अ, ओ धन अ अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ धन अ, ओ धन अ अब हो जाएगा, अब अभी अब भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ हम बनाएंगे पो, पो धन अनम, भो धन अनम। तो पो से क्या बन गया हमारा, पो धन ओ धन अव, अव, तो पो धन अव पव, क्या बन गया, पव, पव धन अनम, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पवनम। ठीक है, और भो धन अनम, तो भो क्या बन जाएगा हमारा भव, और भव से भव के साथ अनम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा भवनम, संधि बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा उदाहरण। अब होता है तीसरे नियम के उदाहरण। अब आता है हमारा चौथा उदाहरण। तो चौथा उदाहरण क्या कह रहा है कि आउ धन अ, ये बन जाएगा हमारा आव, क्या बन जाएगा, आव। धो धन अ अकह, और यहां बन जाएगा पाउ धन अकह, जाऊ धन अकह, और नो धन उकह, यहाँ स्वर है। ठीक है, अब ये उक कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ओ धन अ आव बन गया है तो पो धन अ क्या बन जाएगा, धाव, क्या बन जाएगा, धाव। अब धाव में अ का जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धावक, क्या हो जाएगा, धावक। इसी तरह से पो धन अक में पाव बन जाएगा, पाव में अक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पावकः। इसी तरह से जो धन अक में जाव, जाव बन जाएगा, और जाव में अक जोड़ देंगे तो जावकः। ठीक है, अब नो धन उक आ गया, नो धन उक में नाव बन जाएगा। अब नाव में उक जोड़ेंगे तो नाव, व में ऊ कैसे जोड़ेंगे, ऊ की मात्रा, तो ये बन जाएगा कि यहाँ ई जोड़ेंगे, नो धन इकः। अब इक जोड़ देंगे तो ई का क्या बन जाएगा, यहाँ मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा नाविकः। एक और बनेगा, यहाँ एक और उदाहरण है कि भो धन, भो धन उकः, ये कई बार शब्द आते हैं ऐसे। तो भो का क्या हो जाएगा, भाव, और भाव से क्या बन जाएगा, भाव, आधा व बन गया, ऊ की मात्रा, और क बन जाएगा भाविक, भावुकः। ठीक है, और भाव धन इक से भाविक भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे अयादी संधि के 4 नियम और 4 नियमों के उदाहरण। अब चलते बच्चों हमारी अगली संधि जिसका नाम है संधि नंबर 6। अब संधि नंबर 6 क्या है, देखिए कि इसका सूत्र लिखा हुआ है कि एंगी पर रूप संधि, कि एंगी पर रूपम, कि उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए, उपसर्ग जैसे अ लग गया है और अ के बाद में ओ आता है या फिर ए आता है, ठीक है, या तो ए आए या ओ आए, तो उनका पूर्व रूप एकादेश हो जाता है और पर रूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। अब कैसे, उपसर्ग कोई भी, यहाँ पर कोई भी उपसर्ग हो सकता है, और उपसर्ग में कोई भी उपसर्ग होगा उसके अंदर अ छिपा हुआ होगा, जैसे प्र होगा या अ होगा या व होगा, कोई भी होगा उनमें अ छुपा हुआ होगा। अ के साथ में अगर यहाँ कोई स्वर आता है, ओ या ए आता है, ओ या ए के अंदर से ही आएगा, तो वो उसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस के पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है, और उपसर्ग में जो अंतिम वर्ण आएगा, कोई भी उपसर्ग आ गया, जैसे यहाँ पर बोल दिया अ, उप हो गया, अब ये उपसर्ग ही आएंगे, लेकिन उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसमें अ छिपा हुआ होना जरूरी है। उपसर्ग के अंतिम वर्ण में हम यहाँ लिख लेते हैं कि उपसर्ग के अंतिम वर्ण में अ होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब जरूरी है, अ होना ही चाहिए, तभी वह पर रूप संधि बनेगी। कैसे बनेगी एक उदाहरण देखते हैं हम, उसका उदाहरण यहीं पर देखते हैं। जैसे
प्रधन एजते, उपधन औषधि, ठीक है, उपधन एजते और प्रधन औषधि, औषधि नहीं आएगा, ये औषधि आएगा, औषधि, ठीक है। और यहां पर अवधन औषधि, ठीक है। ये 4 उदाहरण हमने देख लिया है। अब देखिए हम इनका संधि बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, हमारे पास नियम क्या था कि उपसर्ग के अंतिम वर्ण में अ होना अनिवार्य है। तो उपसर्ग के अंतिम वर्ण में अ है, सभी जगह अ है अ, ये भी ध्यान रखना है। और पहला उपसर्ग ये प्र उप अव ये सब उपसर्ग है, ठीक है। प्र उप अ ये अब ये सारे क्या है, उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग के अंतिम वर्ण में अगर एक वर्ण में आता है, जैसे प्र एक वर्ण में है तो इसमें तो अ है ही है, हमें पता है इसके अंदर अ है। लेकिन उप आया है, 2 वर्ण आए हैं, तो उसका अंतिम वर्ण में अ होना जरूरी है। जैसे अव है, अव में भी अ होना जरूरी है, ये हमें पता चल गया है। और इसके बाद वाला प्लस के पहले तो उपसर्ग ये बोला है, और प्लस के बाद में क्या नियम होना चाहिए, ए या ओ होने चाहिए, बस इससे अलावा और कुछ नहीं वर्ण होने चाहिए। ए या ओ ही स्वर होने चाहिए, तभी ये संधि बनेगी, पर रूप संधि बनेगी। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए कि ये जो प्र है ये ऐसा का ऐसा आएगा। अब ये ए है, ये ए है, ये अपने इस रूप में चला जाएगा और ये बन जाएगा प्रेजते। क्या बन जाएगा, प्रेजते। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा उप, उप ऐसा का ऐसा लिखेंगे और इस उप में ओ की मात्रा लगा देंगे तो उपोषति, उपोषति। इसी तरह से उप, उप जो उपसर्ग है वो एज इट इज आएगा और ये जो मात्रा है उसमें कन्वर्ट होकर लग जाएगी। उपेजते, क्या बन जाएगा, ये उपेजते। ऐसे ही आ जाएगा प्रधन औषधि, तो ये तो ये हो जाएगा प्रौषति, प्रौषति। बार बार ध लिखने में आता है, प्रौषति, ठीक है। अब ये आ जाएगा अवशोषधि, अवऔषधि, अवऔषधि आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अवौषधि, अवौषधि, ये हमारे रूप बन जाएंगे। तो ये है हमारे पर रूप संधि के उदाहरण। पर रूप यानी उसी का रूप बन जाएगा, जो अगला रूप है वो अपनी मात्रा के साथ में बन जाएगा। और पर रूप में उपसर्ग होते हैं, इतना ध्यान रखना बस। पर रूप में क्या होता है, उपसर्ग होता है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे यहाँ पर 7वीं नंबर की संधि और ये लास्ट संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व यानी पहले, रूप यानी रूप में, कि पहले के रूप में जो संधि हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हैं, तो पूर्व रूप संधि में एक नियम चलता है, तो वो नियम मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो सही रहता है। देखिए यहाँ जो प्लस होता है, धन बोलते हैं, इसके यहाँ पर या तो ए होगा, क्या होगा, ए होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। प्लस नहीं बोलते हैं हम यहाँ, बस यही बोलते हैं कि इसके यहाँ पर या तो ए है या ओ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अ है, क्या है, अ है, ठीक है। तो ये जो अ है, ये अ इस अवग्रह में चेंज हो जाएगा। हम पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की स्थिति है तो अ इज इक्वल टू अवग्रह चिन्ह, क्या बोलेंगे इसे, अवग्रह चिन्ह। प्लुत स्वर भी बोलते हैं इसे और अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर हमने जब वर्ण पढ़े थे वो आपको पता है कि ये प्लुत स्वर होता है और ये अ के उच्चारण के साथ ही, मतलब अ के समान ही इसका उच्चारण होता है और अ के स्थान पर ही रखा जाता है। आ के स्थान पर कभी नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ अ के स्थान पर। कि ये जो अवग्रह चिन्ह है अ के स्थान पर रखा जाता है, अ के स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। कि जहां पर भी अगर यहाँ पर ए और ओ की मात्रा वाले कोई है, स्वर है, कोई भी वर्ण आ गए हैं, जैसे हम उदाहरण लिखते हैं कि यहाँ पर एक ए की मात्रा वाला आ गया है प्लस अ आ गया है, तो हमें क्या करना है, ये जो ए की मात्रा है वो तो सेम रहेगी, यहाँ पर तो सेम रहेगा, लेकिन जो अ है वो अवग्रह चिन्ह के साथ में जुड़ जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण करते हैं, तो यहाँ हम उदाहरण करते क्या करते हैं, पहला उदाहरण है हमारा हरे,
धन अव, ठीक है। दूसरा है हमारा को धन अपि। तीसरा है हमारा तथे धन अव, ठीक है। नंबर 4 का उदाहरण है हमारा यहाँ पर शिवो धन अस्मि, ठीक है। और भी उदाहरण ले लेते हैं। नंबर 5 का उदाहरण आता है हमारा हरे धन अत्र। नंबर 6 आता है रामो धन अस्ति। नंबर 7 का आता है लोके धन अस्मिन, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल को करते, देखिए बच्चों ये पूर्व रूप है और इससे पहले जो पढ़ी थी वो पर रूप थी। आप इतना ध्यान रखना कि पर रूप में उपसर्ग लगाए जाते हैं पहले और पूर्व रूप में अवग्रह चिन्ह आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अवग्रह चिन्ह के पहले हमें ए और ओ की मात्रा, केवल ए और ओ की मात्रा ही होती है और कोई मात्रा यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया है हमारा हरे। अब हरे में कौन सी मात्रा है हमारी ए की, ये ए की आ गई। तो ये जो अ है, ये अ हमने क्या बोला कि अ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह में। तो इस अवग्रह चिन्ह को ही हमें देखना है कि सबसे पहले इज इक्वल टू हरे। अब अ को क्या बनाना है, अवग्रह चिन्ह और वह हरे, अब ये बन गया। इसी तरह से यहाँ पर करना है को, ये एज इट इज, ये प्लस के पहले वाले जो शब्द है वो सारे एज इट इज रखे जाएंगे, ऐसे के ऐसे रखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा पूर्व रूप में, जो प्लस के पहले वाले शब्द है उसमें प्लस के बाद वाला जो अ है वो अ अवग्रह में चेंज हो जाएगा, बाकी सब ऐसा का ऐसा आएगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा को और अ की जगह अवग्रह और पी की जगह पी, कोआपी हो गया है। इसका उच्चारण अ से ही किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए त थे में अ अवग्रह हो गया और तथे व हो गया, ठीक है। ऐसे ही शिवो अस्मि, यहाँ हो गया हमारा शिवो लिख लिया है, अ की जगह अवग्रह और अस्मि हो गया है, शिवो अस्मि, ऐसा कैसा लिख दिया। इसी तरह से हरे अत्र, तो हरे अवग्रह और त्र हरे अत्र हो गया है। यहाँ देखिए रामो अस्ति, तो ये हो गया हमारा अस्ति, रामो अस्ति, क्योंकि अ को अवग्रह बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। लोके अस्मिनः, तो लोके अस्मिनः को यहाँ बनाएंगे हम लोके अस्मिन, ये बन गया हमारा लोके अस्मिन। तो इस तरह से ये पूर्व रूप संधि हो गई है। तो आज बच्चों हमने सारी संधि पढ़ ली है, पूरी की पूरी स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के जो 7 भेद होते हैं वो सारे के सारे हमने उदाहरण के साथ में कंप्लीट कर लिए है। तो आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, समाप्त हो गई है। संधि 3 दिन में हम पूरी कर लेंगे, 3 क्लास के अंदर हमारी पूरी संधि क्लियर हो जाएगी, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो। तो ऐसे ही व्यंजन के लिए भी पूरी एक क्लास लेंगे और विसर्ग के लिए भी पूरी एक क्लास, 3 क्लास में हमारी पूरी संधि खत्म हो जाएगी, जो 1 महीने में खत्म होती है कई टीचर्स की, मेरी भी कई बार होती थी, लेकिन अब ये केवल और केवल 3 क्लास में खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में व्यंजन संधि के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।